सोचो और याद करो एक ऐसी मूवी जो आपने देखी और वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसके बहुत से रीज़न हो सकते हैं। एक्टिंग खराब हो, गाने खराब हो या जो भी चीज़ें, जो डायरेक्शन, स्टोरी राइटिंग, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। मेन रीज़न यही होगा कि जो उनको कहना था वो वो अच्छे से कह नहीं पाए और वो आप समझ नहीं पाए। यही एक बेसिक रीज़न हो सकता है कि आपको कोई मूवी अच्छी ना लगे। और उसके अपोज़िट होगी एक ऐसी मूवी जो आपकी फ़ेवरेट हो। वो इसलिए क्योंकि जो उस मूवी को कहना था, जो उसका पर्पस था, जो उसका टॉपिक था, जो भी उसका टाइटल था, वो उसी के अकॉर्डिंग पूरी मूवी थी और वो आपको अच्छी लगी, आपको एन्जॉय भी आपने किया। स्टार्टिंग से एंड तक आपको ऐसे लगा ही नहीं कि आप मूवी देख रहे हो, आपको एक वो एक्सपीरियंस होता है कि आप उसमें इमर्स हो जाते हो और आप कुछ सोचते नहीं हो और वो एक फ्लो स्टेट में आप आ जाते हो और वो एन्जॉय करते हो। और इमेजिन करो आप किसी का एसे पढ़ रहे हो, आप यूपीएससी के एग्जामिनर हो या आप कोई भी टीचर या आप कोई भी स्टूडेंट हो और आपके फ्रेंड का एसे अगर आप पढ़ रहे हो, तो भी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कोई अगर अच्छा एसे होगा तो वो आप ऑटोमेटिकली एंजॉय करोगे और वो पढ़ने के बाद आपको लगता है कि आपने वो एंजॉय किया, आपको वो अच्छा लगा पढ़ के कि आपको समझा थॉट्स क्या है, ओपिनियन क्या है कि और जिसने लिखा है वो कहना क्या चाहता है। नहीं तो फिर वो वैसी कंडीशन हो जाती है कि कहना क्या चाहते हो, हम यही समझ नहीं पाते। अगर रैंडम थॉट्स हो इधर-उधर, कोई भी अगर एक पॉजिटिव आर्गुमेंट है, कोई नेगेटिव आर्गुमेंट है, कहीं बीच में ही रैंडम एग्जांपल दे दिया है या अगर कुछ कोट याद आ गया, अगर ऐसा कुछ रैंडम ऐसे हुआ तो आप बोर हो जाओगे। तो इमेजिन करो अगर एग्जामिनर, यूपीएससी का एग्जामिनर आपका ऐसे पढ़ रहा है और उसको एक अच्छा इमर्सिव एक्सपीरियंस मिले आपका ऐसे पढ़ के और वो एंजॉय करे उस ऐसे को और वो सब भूल जाए कि क्या उसके कौन से वो माइंडसेट में है, पर वो भूल जाए ये सब चीजें और आपका ऐसे वो अगर एंजॉय करे तो इट इज डेफिनेट एंड इट इज श्योर दैट आपको अच्छे मार्क्स ही मिलेंगे ऐसे में। तो आपको के इसी तरीके से ऐसे लिखना है यूपीएससी एग्जाम में, ताकि जो पढ़ने वाले होंगे उनको वो अच्छा लगे और आपको स्कोर जो है, वो जो पर्पस है अपना, वो भी फुलफिल हो जाए। तो फर्स्ट थिंग, ऐसे लिखने के लिए फर्स्ट थिंग ये है कि आपका ऐसे क्रिएटिव होना चाहिए। अभी क्रिएटिव मतलब क्या? क्रिएट अगर आप कुछ कर रहे हो तो वो एक आर्ट की तरह है। तो वो अगर वो यूनिक होगा तो वो क्रिएटिव होगा। और वो हम कैसे कह सकते हैं कि वो यूनिक या क्रिएटिव होगा? जब आप आपकी ओरिजिनलिटी उसमें दिखाओगे। आप किसी को कॉपी नहीं करोगे, पर आपकी जो ओरिजिनल पर्सनैलिटी है या जो आपके थॉट्स है, अगर वो उसमें रिफ्लेक्ट हो आपके ऐसे में, तो हम कह सकते हैं कि वो यूनिक है। क्रिएटिव के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, आप पोएम्स है, स्टोरी है, वो सब चीज़ें आपने तो सुनी होंगी, वो तो सब है ही। पर फिर भी उसको अगर और बेहतर बनाना है, तो वो कैसे होगा कि आपका बोरिंग नहीं होना चाहिए ऐसे। जो भी आपने देखा होगा कि अगर आपके ऐसे में महात्मा गांधी जी हो या बुद्धा हो या अशोका हो, अगर हिटलर हो, अगर ये लिखने वाले हो, तो आप सोचो ये हर कोई लिख सकता है और ये पढ़ने वाले भी इतना बोर हो गए होंगे। ऑब्वियस है कि आप भी लिखते वक्त ही आपको समझ रहा होगा कि हम आप क्या रबिश लिख रहे हो। तो अगर ये आप एग्जाम्पल आज अगर लिखने वाले हो, तो फिर ये क्रिएटिव होगा ही नहीं, तो ये कितना बोरिंग हो सकता है। तो समझ में ही आ जाएगा कि लेवल क्या है एक स्टूडेंट की और फिर उसी के हिसाब से आपको फिर जज भी किया जाता है। तो इसलिए आपको यूनिक रहना है, कुछ नए आइडियाज़, नए एग्जाम्पल्स उसमें आपको डालने होंगे, तभी आपका ऐसे क्रिएटिव और यूनिक हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज़, आपको आपने सुना होगा कि मल्टी डायमेंशनल ऐसे लिखना है। अभी मल्टी डायमेंशनल ऐसे मतलब ये नहीं कि एक डायमेंशन है और आपने उसके 10-12 एग्जाम्पल्स लिख दिए अलग-अलग और आपको लगा चलो मल्टी डायमेंशनल हो गया। ऐसा नहीं है। मल्टी डायमेंशनल डज नॉट मीन मल्टीपल एग्जाम्पल्स, इट मीन्स मल्टीपल आइडियाज, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा। कल हमने देखा वुमेन्स वर्ल्ड कप, जो वुमेन्स वर्ल्ड कप हम जीते, और कंसिडर करो कि आपको इसी टॉपिक पे ऐसे लिखना है। सपोज वुमेन इन इंडिया एंड स्पोर्ट्स, ऐसे कुछ हम कह सकते हैं। ऐसा अगर टॉपिक है, आप कंसिडर करो ये टॉपिक है, तो इसमें अगर आपको मल्टी डायमेंशनल लिखना है, तो मल्टी डायमेंशनल मतलब ये नहीं कि आपने लिखा वुमेन इन इंडिया दे हैव ब्रोकन द बैरियर्स एंड दे हैव ओपन द न्यू बाउंड्रीज, और फिर आप अगर एग्जांपल्स लिख रहे हो
कि हर एक वुमेन क्रिकेटर का, या साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, हरमनप्रीत कौर, मिताली राज, ऐसे आप एग्जांपल्स लिख रहे हो सिर्फ, और आपको लगा कि आपने मल्टी डायमेंशनल ऐसे लिखा, तो ये गलत है। इसे मल्टी डायमेंशनल नहीं कहते। मल्टी डायमेंशनल या आर्ग्यूमेंटेटिव कैसे होगा? अगर आप उसमें आर्ग्यूमेंट्स जनरेट करो, इस टॉपिक में अगर आप आर्ग्यूमेंट्स जनरेट करो, तो एक आर्ग्यूमेंट तो ये हो जाएगी कि उन्होंने बाउंड्रीज ब्रेक की, पर दूसरी कैसे, कि क्यों उन्होंने ब्रेक किए, ऐसे क्या लीडर्स हुए होंगे, क्या एग्जाम्पल उन्होंने देखे होंगे, क्या थॉट्स ऐसे आए होंगे कि उन्होंने वो ब्रेक किए, फिर आप उसमें एक एग्जाम्पल लिख सकते हो। दूसरा आर्ग्यूमेंट या डायमेंशन आप ऐसे जनरेट कर सकते हो कि ऐसे उन्होंने कैसे किया, एक क्यों होगा, वाई हो गया, एक हाउ हो गया, फिर वाई नॉट भी हो सकता है कि क्या होता अगर वो ऐसा करते ही नहीं। तो एक इमेजिनरी सिचुएशन आप यहाँ पे दे सकते हो कि अगर वो ऐसा सोचते नहीं, या रिबेलियस एटीट्यूड उनमें अगर नहीं होता, क्रिटिकल थिंकिंग अगर वो नहीं करते, या एनालाइज नहीं करते, या खुद के ड्रीम्स को अगर वो प्रायोरिटाइज नहीं करते, सिर्फ फैमिली के प्रेशर में ही वो अगर आ जाते, तो क्या हो जाता, ऐसी चीजें। या आप इमेजिनरी ये भी कंसिडर कर सकते हो कि अगर ये वर्ल्ड पैट्रियार्कल नहीं होता और अपोजिट होता, तो कैसी चीजें होती। तो ऐसे आपको मल्टी डायमेंशनल बनाना है, आपको आर्ग्यूमेंट्स जनरेट करने हैं, और इन चीजों पे अगर आप ओपिनियन अगर लिखोगे, तो आपका एक ब्रेव अप्रोच यहाँ पे दिखेगा। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ सेफ खेलना है, नहीं, ये बात है कि आपको रैंडम या एक्सट्रीम या अननेसेसरी ओपिनियंस नहीं देने, पर एक खुद के जो आपको लगता है कि ये जेन्युइन ओपिनियन है, दीज आर योर यूनिक आइडियाज, योर यूनिक थॉट्स, ऑल्दो दे आर नॉट प्रेजेंट इन टूडेज वर्ल्ड, बट दे आर यूजफुल, दे कैन बी यूजफुल टू चेंज द वर्ल्ड and the country for better. You have to mention them. It shows that you are creative, you are ready for administrative role, you can bring your critical thinking, your analysis, your original ideas into administration. Then why should you not write them? What is holding you back? So आपको ये सब चीजें याद रखनी है। मल्टीपल डायमेंशंस इज नॉट इक्वल टू मल्टीपल एग्जाम्पल्स, ठीक है। और ये लिखते वक्त, ये सब चीजें लिखते वक्त आपको फ्लो और कोहेरेंस मेंटेन करना है। अभी फ्लो एंड कोहेरेंस में हम फिर से ये कंसिडर कर सकते हैं कि अगर कोई मूवी हो, तो आपने देखा होगा अगर रैंडम अगर कुछ सीन्स आ रहे हैं, बीच में ही गाना आ गया, बीच में ही विलेन की फाइट है, या कुछ किसी की डेथ हो गई, तो ये रैंडमनेस है, तो हमें लगता है कि ये क्या चल रहा है। वर्सेस अगर ऐसा हो कि कोई एक फ्लो हो, कि पहले उन्होंने एक बैक स्टोरी दिखा दी, हम देखते हैं मोस्टली साउथ इंडियन मूवीज में, पहले वो रिजल्ट या एकदम कुछ एंड दिखा देते हैं और फिर बैक स्टोरी चालू हो जाती है। वैसे ही आपने देखा होगा, ऐसे में भी हम ये अप्रोच ला सकते हैं कि पहले एक स्टोरी है जहाँ पे रिजल्ट दिख गया है, और फिर पूरा आप ऐसे में एक फ्लो की तरह उसको लिख सकते हो, और फिर से एंड में वो कैरेक्टर रिवील कर सकते हो, अगर वो रियल लाइफ स्टोरी हो, ऐसे भी आप कर सकते हो। पर इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि फ्लो कितना जरूरी है। आपको आपके जो आइडियाज है वो पूरे एक ही एक फ्लो में वो आने चाहिए। तो इसके लिए आपको एक रैंडम स्केच, या हम कह सकते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग करके हम जो रफ स्केच बनाते हैं अपना ऐसे का, तो उससे हेल्प होती है फ्लो मेंटेन करने में। तो ये तो 3-4 चीजें बेसिक हो गई कि ऐसे जो होना चाहिए, क्रिएटिव, फिर वो मल्टी डायमेंशनल एंड यूनिक, एंड इस सब चीजों में फ्लो एंड कोहेरेंस आपको मेंटेन करना है। ये कैसे मेंटेन करना है, तो इसके बहुत से कुछ तरीके हैं। कनेक्टिंग वर्ड्स हो गया, या हम कह सकते हैं जो आप एग्जाम्पल्स दे रहे हो उसमें भी आप एग्जाम्पल्स एंड आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हो, उसमें भी आप एक फ्लो मेंटेन कर सकते हो कि कैसे एक आइडिया डेवलप होकर दूसरी हो रही है, फिर उससे आगे आप डेवलपमेंट दिखा सकते हो। और इन सब चीजें में आपको वो पॉजिटिव, निगेटिव, फिर क्या आगे फ्यूचरिस्टिक क्या अप्रोच होना चाहिए, ये भी आप लिख सकते हो, और फिर कंक्लूड कर सकते हो। जैसे जैसे वुमेन इन इंडिया एंड स्पोर्ट्स में भी आप, अगर आपको फ्यूचरिस्टिक दिखाना है, तो आप फ्लो कैसे ला सकते हो कि पहले कैसे चीजें थी, आज क्या हुआ है, कि कैसे कुछ जो वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन है उन्होंने कैसे बेंचमार्क सेट किया, उससे कैसे यंग जो गर्ल्स है वो इंस्पायर हुई, और आज आप दिखा सकते हो कि आज वर्ल्ड कप में जीतने के बाद कैसे यंग गर्ल्स जो वहां पे प्रेजेंट थी या जो घर से देख रही थी वो कैसे इंस्पायर हुई होंगी,
और उससे क्या रिजल्ट होगा इंडियन स्पोर्ट्स सिनेरियो में, वो आप इमेजिन कर सकते हो और वो आगे दिखा सकते हो कि व्हाट चेंजेस दिस विल ब्रेक इन दिस विल ब्रिंग इन इंडियन स्पोर्ट्स, इन इंडियन वुमेन स्पोर्ट्स। ऐसे आप आगे उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीजें हो गई। तो अगर आप ऐसे राइटिंग स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको 4-5 ऐसे आप खुद लिख के देखो। मुझे बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि उन्होंने आज तक एक भी ऐसे नहीं लिखा और कैसे स्टार्ट करें। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आप सबसे पहले 4-5 ऐसे आप लिखो। वो क्यों? उससे आपको पता चलेगा कि आपकी राइटिंग स्टाइल क्या है, आप लिखते कैसे हो, क्या आप लिख पाते हो या नहीं। फिर आपको समझेगा उसमें इंप्रूवमेंट कैसे करने और उसके लिए आपको वो ऐसे पढ़ने पड़ेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है आपको ऐसे लिखो, फिर आप पीवाईक्यूज ले सकते हो। और ऐसा नहीं है कि आपको कंप्लीट वर्ड्स जितने हैं 1000 प्लस वर्ड्स में लिखना है, नहीं। आप जितने अगर 3 4 5 पेजेस में भी कंफर्टेबल हो और उसमें भी आप इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन या कोट्स इनिशियली उसका आप ध्यान मत दो। आप सिर्फ एक सिंपल टॉपिक लो और उस पर आप लिखने की कोशिश करो और फिर आप उन ऐसे को पढ़ो, एक एक ऐसे लो, उनको पढ़ो और फिर उनको डेवलप करने की कोशिश करो। फिर आप देखो कि मैं इसको कैसे बेहतर बनाऊंगा। फर्स्ट पेज ले लो, उसमें देखो कि कौन से वर्ड आप रिप्लेस कर सकते हो, क्या आपके पास कुछ अच्छे अल्टरनेटिव वर्ड है क्या। 3 4 अगर आपने एक ही पॉइंट 3 4 लाइंस में अगर लिखा हो, आप देखो कि क्या आप उसको एक लाइन से रिप्लेस कर सकते हो, येट इट शुड बी इफेक्टिव। तो आप ज्यादा थॉट्स ला पाओगे। इट शुड बी क्रिस्प येट इफेक्टिव। ठीक है, तो आप सबसे पहले एक एक पेज लो, उसको धीरे धीरे बेहतर बनाओ। फिर ऐसे पूरा ऐसे को आप बेहतर बनाओ। फिर उसमें ऐड करो कि फिर आप कैसे उसमें इंट्रो, बॉडी, कंफ्यूजन ला सकते हो। जो आप फिर आइडियाज आप साइड में निकालो उस ऐसे में से और फिर देखो कि इसमें इसको मैं फ्लो में कैसे लाऊं। क्या एक ऐसा पूरा एक सिनेरियो आप क्रिएट कर सकते हो कि पहले ये, फिर बीच में ये, एंड में ये, ऐसे करके उन एसेस को आप डेवलप करो, बेहतर बनाओ। फिर आप टॉपर्स के ऐसे पढ़ो। ठीक है, टॉपर्स के ऐसे बाद में आप पढ़ो, नहीं तो आप किसी अगर पहले आपने पढ़ लिए तो आप वैसे उनकी राइटिंग कॉपी करने की कोशिश करोगे, फिर आप खुद को रिस्ट्रिक्ट कर लोगे। अगर आपकी राइटिंग उनसे भी अगर बेहतर हो फिर भी आप रिस्ट्रिक्ट कर लोगे, क्योंकि आप ये कंसिडर करोगे इस पर्टिकुलर टॉपर को 150 मार्क्स मिले हैं तो ये स्ट्रैटेजी तो वर्क होगी। फिर आप उसको कॉपी करने लग जाओगे और आपकी स्टाइल जो है, जो ओरिजिनलिटी है, वो तो खत्म हो जाएगी। एंड ऐसा भी हो सकता है कि वो स्ट्रैटेजी आपको वर्क ना हो। ठीक है, तो इसलिए आप कॉन्फिडेंट रहो खुद पे, आपको ट्रस्ट करना चाहिए। अनलेस यू आर राइटिंग रबिश थिंग्स यू विल गेट मार्क्स। ओके, तो ये ऐसे आप ये कर सकते हैं। तो इसके आगे मैं आपको कुछ रिसोर्सेज बताऊंगा कि कैसे आप कंटेंट कलेक्ट कर सकते हो आपके ऐसे के लिए। तो सबसे पहले कुछ यूट्यूब चैनल्स है जिनके नाम मैं आपको बताऊंगा, उनसे आप कुछ नए आइडियाज भी कलेक्ट कर सकते हो, उनको नोट डाउन भी कर सकते हो। मैंने भी ये इन्हीं चैनल को रेफर किया था। मैं आपको दिखाऊंगा भी कि मेरे नोट्स पे मैं आपको थोड़े दिखाऊंगा कि कैसे चीजें मैंने वो कलेक्ट की थी। तो सबसे पहले है स्कूल ऑफ लाइफ, एक यूट्यूब चैनल है, वहां पे आपको नए आइडियाज मिलेंगे। वो वहां से आप नोट्स बना सकते हो। कुछ कॉन्सेप्ट जो है, नई चीजें हैं, और अगर वो ऐसे के लिए रिलेवेंट है आपके, तो आप उनको यूज करो। उनको फोर्स मत करो। वो आइडियाज अगर रिलेवेंट नहीं होंगी तो मत लिखो। स्कूल ऑफ लाइफ हो गया एक, एकेडमी ऑफ आइडियाज एंड आफ्टर स्कूल, ये 3 यूट्यूब चैनल्स आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप कुछ बुक्स पढ़ो। मुझे तो लगता है सबसे बेस्ट अगर कोई रिसोर्स या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आप कह सकते हो तो वो बुक रीडिंग होगी। क्योंकि जब आप बुक्स पढ़ोगे तभी तो आप लिख पाओगे। आपको समझेगा कि यार कैसे हम लिख सकते हैं, कैसे लिखा जाता है। मैंने एक आपने देख सुना होगा, अनुदीप दुरी शेट्टी सर जो है, उनके बुक में मैंने पढ़ा था कि क्रिएट व्हाट यू कंज्यूम। क्रिएट व्हाट यू कंज्यूम। अगर आप पढ़ रहे हो तो फिर लिखने की कोशिश करो। अगर आप बुक्स कंज्यूम कर रहे हो तो उन्हें क्रिएट करो। मतलब अगर आप कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहे हो तो लिखने की भी कोशिश करो। और जब आप ज़्यादा लिखोगे तभी तो आप उसमें बेहतर हो जाओ। ठीक है, तो कुछ यूट्यूब चैनल से आप रिसोर्स कलेक्ट कर सकते हो।
आप बुक्स पढ़ो, वहां से तो डेफिनेटली आपको हेल्प होने वाला है। आपको आपने देखा होगा, जो भी आपने आपके फ्रेंड्स भी देखो जो बुक्स पढ़ते हैं, उनकी वोकेबलरी ऑटोमेटिक अच्छी होती है, उनकी राइटिंग भी ऑटोमेटिक अच्छी हो ही जाती है। और अगर आपके पास टाइम है, अभी से अगर आप रोज 15-20 मिनट भी कुछ नॉन अपने नॉन यूपीएससी सिलेबस बुक्स अगर आप पढ़ोगे, तो उसका आपको डेफिनेटली फायदा होगा। उसमें आपको नई चीजें तो मिलेंगी ही, और आपको राइटिंग की स्टाइल भी आप सीख पाओगे, समझ पाओगे, और आपकी खुद की स्टाइल को डेवलप और इम्प्रूव कर पाओगे और फर्दर। ठीक है, कुछ टॉपर्स के नाम मैं बताऊंगा आपको, उनको भी उनके एसेस को आप रेफर कर सकते हो। सबसे पहले एक स्मृति मिश्रा मैम है, सिमरन भारद्वाज मैम, डॉक्टर मिथाली सेठी मैम, उनके ऐसे आप पढ़ सकते हो। उनके तो बहुत अच्छे नंबर्स आए थे और उनके ऐसे भी काफी बेहतर बहुत अच्छे हैं। कल्पना पांडे मैम है। पर सबसे पहले आप इसको याद रखो, आपको कॉपी नहीं करना है, सिर्फ आप रेफर कर सकते हो कि आर्ग्यूमेंट्स कैसे जनरेट कर सकते हैं, डायमेंशन कैसे जनरेट कर सकते हैं। आप उन ऐसे में ये देखो कि एक ही टॉपिक है पर उन्होंने कितना उसको ब्रॉडन किया है, वो दिखाता है कि हम कैसे आर्ग्यूमेंट्स जनरेट कर सकते हैं। और आपको आर्ग्यूमेंट्स पे ही मार्क्स मिलने वाले हैं। आप कितने भी एग्जांपल्स लिखो, एग्जांपल्स पे मार्क्स नहीं मिलते। आप यूनिक एग्जांपल लिखो, यूनिक स्टोरीज लिखो, नो, आपको आर्ग्यूमेंट्स, ओपिनियंस, इस पे ही मार्क्स मिलेंगे। और इन्हीं आर्ग्यूमेंट्स और ओपिनियंस में आप आपकी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। एग्जाम्पल्स तो क्या है, आप कहीं से कॉपी करके ही तो उधर पेस्ट कर रहे हो, लेकिन जो आइडियाज आर्ग्यूमेंट्स रहेंगी वो आप खुद ऑन स्पॉट जनरेट कर रहे हो, और वो एग्जामिनर कंसिडर भी करता है, उनको समझता भी है, और वो रिवॉर्ड भी करते हैं। मैं कुछ आपको नोट्स दिखाऊंगा जैसे मैंने बनाए थे, आप भी उसको देख सकते हो, और अगर आपको हेल्प हो तो फिर यू कैन कंसिडर डूइंग दैट। तो ये जो है आर्ट ऑफ नॉट ट्राइंग, ये मैंने यूट्यूब चैनल से ही निकाला था। आप देख सकते हो ऐसे कुछ आइडिया आर्ट ऑफ नॉट ट्राइंग है, या यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एक्शन ऑफ नॉन एक्शन है वो ही है, वो भी एक नई कॉन्सेप्ट है। अगर रिलेवेंट हो तो आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे फ्लो स्टेट का भी मैंने, ये फ्लो स्टेट है वो भी मैंने यूट्यूब चैनल से ही निकाला था। या यहाँ पे ये वाबी साबी है, परफेक्ट इम्परफेक्शन, ऐसी कुछ जो आइडिया है वो आप ऐसे में यूज कर सकते हो। तो ये कुछ चीजें थी जो मुझे ऐसे के बारे में बतानी थी। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये अच्छा टाइम है ऐसे का प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए। मैंने पिछले वीडियो भी बताया था कि ऐसे का प्रिपरेशन एक वीक, एक महीने में होने वाला नहीं है। आप रोज उसको थोड़ा थोड़ा टाइम दो, और वो साइड बाय साइड आपको समझेगा भी नहीं कि आपका 250 मार्क्स का पेपर ऑटोमेटिक रेडी हो जाएगा। आप जीएस के पेपर या ऑप्शनल के पेपर कुछ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में प्रिपेयर कर सकते हो। जीएस 1 के नोट्स अगर आपके पास रेडी है तो वो उसको 3-4 दिन में रिवाइज करके, फिर बाद में 1-2 दिन में रिवाइज करके भी आपका जीएस 1 रेडी हो जाएगा। ऐसे का वैसा नहीं है। किसी नोट्स के, किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स अगर आप रिवाइज करके ऐसे लिखने बैठोगे तो आपको आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको रोज थोड़ा थोड़ा, यू हैव टू गिव टाइम ऑन डेली बेसिस टू ऐसे, तो फिर ऑटोमेटिकली आपका ऐसे बेहतर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन दबाओ। सब यू कैन कमेंट down in the comment section, or you can contact and on the number which is given. Join the Telegram channel for the updates, and I'll see you in the next video. Thank you.